everyone, I hope you all are doing fine, and now we are back with another set of questions, and this time we are having the questions from inorganic chemistry. So let us have a look at these questions and quickly solve them. So here the first question is about the relation between Nm. The Nm is what? It is the number of permissible values for magnetic quantum numbers. So you must have studied the quantum numbers, right? And one of the quantum numbers is the magnetic quantum number. So here it is asking the relation between Nm, that is the magnetic quantum number, for a given value of azimuthal quantum number L is. So we have discussed various kind of quantum numbers, that is the principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and the spin quantum number. So here it is asking you the relation between Nm, which is the magnetic quantum number, and the azimuthal quantum number, which is L. So here it is saying Nm represents the permissible values of magnetic quantum number. So बच्चों आपको क्या पता है कि जो Nm है उसकी कितनी टोटल वैल्यूज होती है? उसकी टोटल वैल्यूज होती है 2l प्लस 1 के इक्वल. ये रिलेशन आप पढ़ते हो, राइट? सो हियर अगर आपको इसके बीच में L की टर्म्स में ये रिलेशन निकालना है तो आप क्या करोगे? L इज इक्वल्स टू Nm, 1 को उस साइड ले जाओगे और 2 से डिवाइड कर दोगे तो L की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी? Nm माइनस 1/2. तो इधर आपको सिर्फ एक रिलेशन का यूज करना था जो एक डायरेक्ट रिलेशन होता है कि कितनी टोटल वैल्यूज आएंगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, तो वो इक्वल होता है 2l प्लस 1 के. और अगर हम इधर से L की वैल्यू निकालें तो वो किसकी इक्वल आ जाती है? Nm माइनस 1/2 के. तो अब हम इधर ऑप्शंस में देख लेते हैं. हम इन चारों ऑप्शंस में से देखें तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यही रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तभी ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. वेराज 2, 3 और 4 में से ये कोई भी मैच नहीं हो रहा है, देयरफॉर दे विल बी इनकरेक्ट. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं. अब यहाँ पर हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है अमंग्स द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज नॉट. अब आपको ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, बिकॉज हम क्या करते हैं कभी कभार गलती इस नॉट को ध्यान में ना देकर दूसरा आंसर मार्क कर देते हैं. पर यहाँ पर वो हमसे पूछ रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम इन इट्स आउटर मोस्ट शेल इज. तो जिन स्पीशीज में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है आपको वो बताने हैं, ठीक है? तो हम सभी ने ऑक्टेट रूल पढ़ा है, राइट? द लुइस ऑक्टेट रूल जो हम केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में पढ़ते हैं. तो बस उसी के यूज से हम इन सबके स्ट्रक्चर्स को डिड्यूस करेंगे और ये देखेंगे कि किसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. तो सबसे पहले अगर हम NH3 का स्ट्रक्चर देखें तो हमें पता है नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें से 3 उसने यूज कर लिए हैं हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में और एक उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? तो अगर मैं इधर इलेक्ट्रॉन्स काउंट करूं तो टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट? सो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब इसका ऑक्टेट तो फिल्ड है. नेक्स्ट अगर हम लोग देखें AlCl3. अब AlCl3 में आपको पता है एल्यूमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, राइट? तो अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने के लिए जाओगे तो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट? तो मतलब हमें एक स्पीशीज तो मिल गई जिसके पास क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. ऐसे ही अगर हम BeCl2 में देखें तो BeCl2 का स्ट्रक्चर आप कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि बेरिलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दोनों ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन Cl के साथ बॉन्डेड है. तो यहाँ अगर आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ये भी दूसरी स्पीशीज हो गई जिसके क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 नहीं है. Now if I look at the fourth molecule, that is CCl4. तो बच्चों कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4 बॉन्ड्स बनाता है. तो इधर आपने चारों के चारों कार्बन को बॉन्ड कर दिया क्लोरीन एटम के साथ. तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 8. तो ये तो आपकी स्पीशीज नहीं होगी काउंट. ऐसे ही लास्ट अगर हम PCl5 में देखें तो नाइट्रोजन वाली फैमिली के सामने नीचे बिलोंग करता है, ये उसी फैमिली का मेंबर है.
तो यहाँ पर ये 5 बॉन्ड्स बनाएगा, 2 एक्सियल और 3 इक्वेटोरियल, यही स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दिखेगा आपको। और अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो टोटल कितने आ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो अब हमें टोटल स्पीशीज बतानी है जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो फर्स्ट स्पीशीज क्या हो गई, AlCl3, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। सेकेंड स्पीशीज BeCl2 हो गई, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। और थर्ड स्पीशीज हमारे पास PCl5 वाली हो गई जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इन टोटल हमारे पास 3 ऐसी स्पीशीज हो गई जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर उसने आंसर हमें 3 दे रखा है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे केमिकल बॉन्डिंग में लुईस ऑक्टेट रूल की हेल्प से आप लोगों ने ये देखा कि किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, किसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और किसके नहीं है। Now let us move on to our last question of the day, which says the correct order of energies of molecular orbitals of N2 molecule is। तो अब देखो बच्चों, ये भी आपका क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से है और आप इसकी इम्पोर्टेंस देख सकते हो, कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं केमिकल बॉन्डिंग से। अब यहाँ पर आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट ज़रूर पढ़ा होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इज बेसिकली द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसको होने के लिए कुछ कुछ रूल्स हमें माइंड में ध्यान रखने पड़ते हैं। अब यहाँ पर जो आपकी एनर्जी गैप है वो कम होने चाहिए, तभी आपकी ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो पाती है। अब आपको पता है O2 तक तो sp मिक्सिंग होती है। O2 से पहले जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे sp मिक्सिंग शो करते हैं, पर O2, F2 ये ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो sp मिक्सिंग शो नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इन केसेस में जो आपका एनर्जी ऑर्डर है वो अलग होता है और N2 तक आपका एनर्जी ऑर्डर अलग होता है। तो यहाँ अगर हम लोग नाइट्रोजन की देखें तो 1s को हमने अगर इग्नोर कर दिया तो हम 2s ऑर्बिटल से स्टार्ट करते हैं। तो 2s एक इसके पास भी है, एक इसके पास भी है, ठीक है। फिर इन्होंने हाइब्रिडाइज करा, कंबाइन करा टू फॉर्म अ हायर लेवल एंड वन लोअर लेवल। तो इसने बनाया यहाँ पर सिग्मा 2s और इसी की ही एंटी बॉन्डिंग हो जाएगी सिग्मा 2s स्टार, ठीक है। अब ऐसे ही ऊपर देखें तो ऊपर हमारे पास 2p ऑर्बिटल्स है, राइट, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है उसको आप लिखते हो 1s2 2s2 2p3। तो 1s वाले ने तो कंबाइन कर लिया, 2s को हमने शो करा, 2p3 है तो यहाँ पर अब आप 2p शो करोगे। तो 2p में आपको पता है पहले यहाँ पर पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी, फिर यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, फिर आपके पाई के एंटी बॉन्डिंग बनेंगे एंड लास्ट में आपका सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग बनेगा। तो ये आपका हो जाएगा पाई 2px पाई 2py, जो दोनों इक्वल एनर्जीज में लाई करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा 2pz, यहाँ हो जाएगा पाई 2px का एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py का एंटी बॉन्डिंग और यहाँ पर सिग्मा 2pz का एंटी बॉन्डिंग। सो दिस इज गोइंग टू बी दी एनर्जी डायग्राम फॉर N2। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है और यहाँ पर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। सो दिस इज द एनर्जी ऑर्बिटल डायग्राम और द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर N2। यहाँ पर आपकी पाई बॉन्डिंग की पहले फॉर्मेशन होती है, फिर सिग्मा बॉन्ड बनता है। सो पाई के ऊपर सिग्मा बनता है ड्यू टू दी sp मिक्सिंग, यहाँ आपकी sp मिक्सिंग हो जाती है। तो इसलिए जो इसका ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s 1s स्टार, 2s 2s स्टार, पाई 2px पाई 2py, they both are at equal energy levels, sigma 2pz, pi star 2px is equals to pi star 2py, which is your anti-bonding molecular orbital, right। and lastly आपकी सबसे हाईएस्ट एनर्जी हो जाएगी सिग्मा स्टार 2pz की। तो जो करेक्ट एनर्जी ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। सो आई होप आप सबको ये 3 क्वेश्चन समझ आए होंगे, हमने कौन सी अप्रोच यूज करी है इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सो लेट्स मीट अगेन विद अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस। टिल देन हैप्पी लर्निंग।